हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब। जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, जिनका पैटर्न और लेवल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पर आधारित है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो सॉल्व करते समय आप क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर साझा कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे पेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए चैनल पर ऑलरेडी 50 मार्क्स प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। 11 जुलाई को यूनेस्को ने कितने मराठा फोर्ट को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है? 12, 15, 18 या फिर 21? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि यूनेस्को ने कितने मराठा फोर्ट को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 12 फोर्ट को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इन 12 फोर्ट्स में आपके जो 11 फोर्ट है वो तो आपके महाराष्ट्र राज्य में है, जबकि एक फोर्ट आपके तमिलनाडु राज्य में है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। टोटल किया गया है आपके 12 फोर्ट को। इन 12 फोर्ट को शामिल करने के बाद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कितनी नंबर ऑफ साइटें हो चुकी हैं भारत में? तो 44 साइट आपकी हो चुकी हैं भारत में। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक संगठन है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यूनेस्को के बारे में समझ लीजिए अब। तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई है वो 1947 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। पेरिस कहाँ पर है आपका? तो ये फ्रांस की राजधानी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 12 मराठा फोर्ट को शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंतर्गत। गणेश उत्सव को किस राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो देखिए, आपका जो गणेश उत्सव है आपका गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। आपका राज्य उत्सव घोषित किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, महाराष्ट्र सरकार ने इसको घोषित किया है अपना राज्य उत्सव। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो राजधानी आपकी मुंबई है, जिसके सीएम ने ये घोषणा की है देवेंद्र फडणवीस। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और आपका महाराष्ट्र के बारे में समझ लीजिए। महाराष्ट्र को हम द कैपिटल ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी इंडिया की इकोनॉमी कैपिटल क्या होगी आपकी? मुंबई या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। यूपीआई लागू करने वाला प्रथम अफ्रीकी देश कौन सा है? नामीबिया, बोत्सवाना, तंजानिया या फिर सोमालिया? तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपकी भारत की टेक्नोलॉजी है यूपीआई, जिसको लागू करने वाला प्रथम अफ्रीकी देश कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, नामीबिया आपका पहला अफ्रीकन कंट्री है जिसने यूपीआई को लागू किया है अपने देश में। अब बात कर लेते हैं कि यूपीआई कब से लागू किया गया या कब से स्टार्ट हुआ है अपने भारत में। तो जो आपकी यूपीआई की टेक्नोलॉजी थी भारत में कब से प्रारंभ की गई है? तो ये की गई थी आपकी 11 अप्रैल 2016 से। याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नामीबिया। भारत का आर्थिक दुःस्वप्न, इसके कारण और इलाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? चौधरी चरण सिंह, रघुराम राजन, अभिजीत बनर्जी या फिर अमेय कुमार वागची? देखिए, यहाँ पूछा गया है भारत की आर्थिक दुख और इसके कारण एवं इलाज पुस्तक के लेखक कौन है?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत की इकोनॉमी में कौन कौन से कारण है, कौन कौन से दोष हैं जिन्हें आपका सही तरीके से इन्वॉल्व किया जा सकता है। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में समझ लीजिए, ये भारत के प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं। कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी देख लो। तो ये रहे हैं आपके जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980 तक आपके प्रधानमंत्री आपके भारत के रहे हैं। इनको हम किसान नेता के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इनके जन्म दिवस को ही हम किसान दिवस भी मनाते हैं 23 दिसंबर को। किस दिवस के नाम में मनाते हैं? आपका किसान दिवस के रूप में भी इस दिवस को मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। भारत की आर्थिक दुस्वप्न और इसके कारण एवं इलाज नामक पुस्तक लिखी गई है चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष करने वाली प्रथम भारतीय महिला। इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, भारतीय महिला के बारे में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो कि भारत से बिलोंग करती हैं। अब बात करते हैं कि आपकी सरोजिनी नायडू ने कब अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने अध्यक्षता की थी आपकी 1925 में, यानी कौन सा अधिवेशन था आपका? 14th अधिवेशन था। इन्होंने अध्यक्षता कहाँ पे की थी? तो इन्होंने अध्यक्षता की थी यहाँ पे कानपुर के अधिवेशन में। तो इनको भी आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तीनों ही 1925 में 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और सरोजिनी नायडू अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम महिला जो कि किसने आपका अध्यक्षता की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो प्रथम महिला थी आपकी एनी बेसेंट, जिन्होंने आपका अध्यक्षता की थी 1917 में। इनको भी आपको याद करना है। इन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर लड़की का नाम पूछा जाता है फीमेल का, तो एनी बेसेंट। भारतीय महिला का नाम पूछा जाता है तो सरोजिनी नायडू। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो 1885 में इसकी स्थापना की गई है। किनके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सरोजिनी नायडू। भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया किस पर लागू नहीं होती? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो देखिए, आपके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया किस पर लागू नहीं होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रधानमंत्री पर यह लागू नहीं होती है। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में जो आपकी सरकार होती है उसका हेड होता है। भारत में जितने भी आपके राष्ट्रपति के नाम से बाहर डील होती हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती हैं। प्रधानमंत्री आपका जो लोकसभा में आपका बहुमत होता है उसका नेता होता है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री। वह कौन सा यूरोपियन देश है जो पहली बार 2026 के T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है? इटली, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर स्पेन। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वह यूरोपियन पहली बार 2026 के T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है, यूरोपियन कंट्री है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, इटली, जिसने इसमें एंट्री किया या क्वालिफाई किया है। इटली की राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी रोम। ये कौन सा कंट्री है? आपका यूरोपियन कंट्री है, जहाँ की आपके प्रधानमंत्री कौन है? आपकी जॉर्जिया मेलोनी। इनका नाम तो आपने अक्सर करके इंस्टाग्राम पे या फिर जहाँ भी आपकी मोदी जी की मूर्तियाँ वगैरह देखी हैं या फिर फ़ोटो वगैरह देखी हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पर इनको जोड़ दिया जाता है, जॉर्जिया मेलोनी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इटली पहला ऐसा कंट्री देश है जो पहली बार आपका T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या जापान। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है,
शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 की बात की जा रही है कि किस देश में आयोजन किया जाना है, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरल। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि जो आपका क्रूज भारत मिशन है उसमें पहला राज्य कौन सा है जो आपका सम्मिलित हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्रूज भारत मिशन में प्रथम राज्य कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर इसमें दे ही नहीं रखा, तो आप इसके आंसर चेंज कर लीजिए। तमिलनाडु की जगह कर लीजिए आप गुजरात, क्योंकि गुजरात आपका पहला राज्य है जिसने आपके क्रूज भारत मिशन के अंतर्गत शामिल हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी है आपकी गांधीनगर, जिसकी सीमा आपकी पाकिस्तान और अरेबियन सी से मिलती है। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब राज्य सरकार ने इसको घोषित किया है या फिर लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत वहाँ के नागरिक जो पंजाब के लोग हैं उनका इंश्योरेंस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आपका लाइफ इंश्योरेंस किया जाएगा। बात कर लेते हैं वहाँ के सीएम के बारे में। तो भगवंत मान वहाँ के सीएम है, इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी है आपकी चंडीगढ़, जबकि चंडीगढ़ आपका अपने यहाँ में यूनियन टेरिटरी भी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब। $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा या फिर वॉलमार्ट। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह के ही आने हैं जो कि एनटीपी से लेटेस्ट क्वेश्चन ही आपकी पूछती है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2025 का ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी $4 ट्रिलियन की बाजार मूल्य पर बनने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है। तो सही आंसर होगा एनवीडिया आपकी पहली ऐसी कंपनी है जो $4 ट्रिलियन की बाजार मूल्य पर कंपनी बनी है। अब ये कहाँ की कंपनी है? तो ये एक अमेरिकन कंपनी है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ये एक आपकी अमेरिकन कंपनी है जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1993 में। इसके सीईओ कहाँ पर है? तो सीईओ जेनसन होंग इनके सीईओ हैं। याद कर लीजिएगा क्योंकि कुछ भी आपका पूछा जा सकता है। जब आपकी वर्ल्ड में पहली ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट आपकी हो जाती हैं। अमेरिकन कंपनी आपकी कहाँ पर स्थापित है? तो ये कैलिफोर्निया की कंपनी है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एनवीडिया आपकी दुनिया की पहली $4 ट्रिलियन बनने वाली कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? संगृहित नालिका, बोमेन का कैप्सूल, ब्रोंकियोल या फिर ग्लोमेरुलस। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपका क्या है, मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ब्रेंकियोल। ब्रेंकियोल आपका मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ब्रेंकियोल आपके कहाँ पाए जाते हैं? आपके लंग्स में पाए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितने प्रतिशत है? 0.03%, 0.054%, 0.381% या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली आपसे पूछा गया कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका
0.03% आपके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। जबकि अदर की देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके अक्सर करके पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन की ही मात्रा है, नाइट्रोजन लगभग आपके 78% है। उसके बाद में दूसरे नंबर आपकी ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो वो आपकी 21% है। थर्ड नंबर पर आपकी आर्गन आती है, जिसकी कैपेसिटी दे रखी है 0.91%। तो इनको भी आपको याद करना है, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सही आंसर होगा 0.03%। निम्नलिखित में से वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। समोच्च जुताई, कृषि वन, आश्रय पट्टी या स्टॉप क्रैपिंग। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी पद्धति है जो कि आपके क्या रोकती है, आपकी मिट्टी के कटाव को रोकती है। कहाँ पर रोकती है, तो ये रोकती है आपके रेगिस्तान में। भारत में अगर मैं रेगिस्तान की बात करूँ तो कहाँ पर है, तो भारत में जो रेगिस्तान है वो बेसिकली आपके पश्चिम के क्षेत्र में आपका रेगिस्तान है, जहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या पूछा गया है, वृक्षारोपण की कौन सी पद्धति है जो रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकती है। तो सही आंसर होगा आपका कृषि वन। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया जाता है। सैटिवा, मछली, जीवाश्म, स्तनपायी। तो देखिए यहाँ पे अल्फा लफा एक पेड़ का रूप है, जिसे अदर किस नाम से जानते हैं, तो सही आंसर होगा आपका सैटिवा के नाम से इसको जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। बांधवगढ़ का किला, जंजीरा का किला, असीरगढ़ का किला या फिर ग्वालियर का किला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा आपका किला है जो कि कहाँ पर स्थित नहीं है। ये आपका महाराष्ट्र राज्य में आपका स्थापित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। जंजीरा का किला आपका मध्य प्रदेश में स्थापित ना होकर कहाँ पर है, ये आपका स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा आपका किला कहाँ नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन में शामिल होने वाला 21st कौन सा देश है। बुल्गारिया, स्पेन, नीदरलैंड या फिर यूक्रेन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश कौन सा है जो कि आपका जुड़ जाएगा 1 जनवरी 2026 को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 बुल्गारिया। केयर अर्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के पास दुनिया के कितने प्रतिशत रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व हैं। 8%, 9%, 10% या फिर 16%। तो देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है केयर अर्थ रिपोर्ट 2025, जिसके अंतर्गत पूछा गया कि रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व कितने हैं भारत के पास। तो दुनिया के 8% होंगे आपके। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑल ओवर की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट जो आपके यूनिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, तो वो हैं आपके चाइना के पास। नंबर फर्स्ट पे आपका चाइना है, दूसरा आपका ब्राज़ील है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। 8% है भारत के पास। कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अक्टूबर में कहाँ किया जाएगा। इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत या फिर कंबोडिया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अक्टूबर महीने में किया जाएगा और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाना है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो राजधानी है आपकी जकार्ता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत ने किस देश के साथ कलादान प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर म्यांमार।
तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, भारत ने किस देश के साथ में कलादान प्रोजेक्ट हस्ताक्षर किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, म्यांमार देश के साथ में भारत ने आपके हस्ताक्षर किए हैं। अब इसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो जाएगा, तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका कंप्लीट होने की जो डेट दे रखी है वो है आपकी 2027। बजट कितना लगेगा अर्थात आपकी लागत कितनी रखी गई है, तो 1000 करोड़ रुपए की लागत रखी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, म्यांमार के साथ में भारत ने कलादान प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, मेनका गांधी या सुषमा स्वराज। तो देखिए भारत की प्रथम पूर्ण रूप महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण को पहली बार जो फाइनेंस मिनिस्टर कब बनाया गया था, तो 2017 में बनाया गया था। जब से ये आपकी लगातार फाइनेंस मिनिस्टर है। 2025 में इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया था वो 8वां बजट प्रस्तुत किया था लगातार का, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्मला सीतारमण। सर विलियम जोन्स ने बंगाल की एशियाटिक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी, 1748, 1848, 1784 या फिर 1884। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सर विलियम जोन्स है उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की है। डायरेक्टली एशियाटिक सोसाइटी भी पूछा जा सकता है और आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बंगाल के एशियाई समाज की स्थापना कब की गई है। तो आपके बंगाल के एशियाई समाज की स्थापना किसने की है, सर विलियम जोन्स ने। कब की गई है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। बाइनरी सिस्टम में 1 किलोवाट के बराबर कितने वाट होते हैं, 1048, 1042, 1024, 1000 आपके 12। तो देखिए 1 किलोवाट में आपके कितने वाट होते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 1024 वाट होते हैं आपके 1 किलोवाट में। तो देखिए इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो 1 केवी होता है आपका, जिसमें आपके 1024 वाट होते हैं। लेकिन अगर मैं 1 वाट की बात करूं तो 1 वाट में किसकी यूनिट होगी, तो 1 वाट के बराबर होते हैं आपके 8 बिट। इसको भी आपको लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1024 आपके वाट होते हैं 1 केवी बराबर। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में वस्तु एवं सेवा कर प्रस्तुत किया गया था, 105, 103, 122 या 101। देखिए इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा, एक एक कंसेप्ट समझना है। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो ये होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 122वां संविधान विधेयक संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया था। जबकि इसे मंजूरी कब मिली थी, तो इस अधिनियम को मंजूरी मिली थी आपकी 2016 में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि संविधान संशोधन के द्वारा इसको अधिनियम बनाया गया था। तो इसे अधिनियम बनाया गया था 101 एमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन के द्वारा। इसको आपको लर्न करना ही करना है। जबकि भारत में जीएसटी कर लागू कब से किया गया था, तो लागू किया गया था आपका 1 जुलाई 2017 से। इसलिए प्रत्येक 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस भी मनाते हैं आपका 1 जुलाई को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 122वां अधिनियम आपका प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में, जिसको मंजूरी मिली थी 2016 में। ये आपका जीएसटी संशोधन किया गया था 101 संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया 1 जुलाई 2017 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आए तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है, पूछा क्या गया है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 26 जुलाई विजय दिवस, 28 जुलाई बाघ दिवस या 5 जून पर्यावरण दिवस। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है।
क्योंकि आपका जो बाघ दिवस है वो 28 जुलाई को ना मनाकर आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आपके राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको राजधानी दे रखी है, जिसमें आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। नागालैंड, कोहिमा, मिजोरम, इम्फाल, त्रिपुरा, अगरतला या सिक्किम गंगटोक। तो सही आंसर कौन सा, ये आपको आइडेंटिफाई करना था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, मिजोरम की राजधानी इम्फाल ना होकर क्या है आपकी शिलोंग, सॉरी, इसकी राजधानी है आपकी आइजॉल। क्या है आपकी आइजॉल राजधानी है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत की आज़ादी से पहले लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष बने रहने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? परसोत्तम दास टंडन, अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य JB कृपलानी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, जब आपका भारत आज़ादी होने से पहले अर्थात 1947 से पहले लगातार 6 वर्षों तक आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे, तो वो होंगे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक आपके बने रहे थे। जब आपसे पूछा जाता है कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे 1947 में, तो वो बने थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसका आंसर टिक करना है। हॉर्नबिल उत्सव के बारे में पूछा गया है कि किस राज्य में ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हॉर्नबिल उत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है। अब 2-4 बातें हॉर्नबिल उत्सव के बारे में समझ लीजिए। इसे हम नागालैंड की जो नागा प्रजाति है उसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपके नागालैंड में। इस त्यौहार को हम त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं, यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी त्योहारों के त्यौहार के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है आपकी? कोहिमा राजधानी है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो नंबर 2 होगा। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। उस कूड़ेदान का रंग कोड क्या होगा जिसमें अजैव निम्नीकरण रखा जाता है? पीला, नीला, लाल या फिर हरा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पूछा गया है कूड़ेदान का कोड क्या होगा जिसमें अजैव निम्नीकरण रखा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नीला ड्रम होता है। जो नीला कूड़ेदान होता है उसमें हम जैव निम्नीकरण रखते हैं। अब बात कर लेते हैं अलग अलग कूड़ेदानों की, जो कि उनके कलर कोड होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आपका आता है ब्लू कलर, दूसरे पर आता है आपका ग्रीन कलर, तीसरे पर आता है आपका येलो कलर। अब तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए। तो आपके ब्लू कलर वाले में हम अजैव निम्नीकरण, आपके जितने भी कचरा होता है जो अजैव कचरा होगा उसे डालेंगे, जो कि आपका घुलता वगैरह नहीं है, जिसमें आपका प्लास्टिक ETC आता है आपका। ग्रीन वाले में हम जैव पदार्थ डालते हैं जिससे कि वो निम्नीकरण हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, जैसे आपके फ्रूट्स, पत्तियाँ, ये सब इसके अंतर्गत हम फेंकते हैं। जबकि येलो कलर के अंतर्गत हम गिलास की बोतल्स जो होती हैं आपकी, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। वो क्वेश्चन में पूछा गया था आपका जैव निम्नीकरण के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नीला। स्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? लद्दाख, सौराष्ट्र, बुंदेलखंड या फिर कच्छ। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये लद्दाख से इसका संबंध है। यह एक आपकी योद्धा नृत्य रूप से है। आपका क्या एक नृत्य रूप है, लेकिन कौन करता है इसको? कुछ योद्धा करते हैं, यानी योद्धा के फॉर्म में इसको किया जाता है। बात करते हैं हम लद्दाख की, तो लद्दाख भारत का एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी राजधानी है आपकी लेह। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख।
बीज का कौन सा भाग अंकुरण पर चढ़ बनता है? मौलिका, बीजपत्र, डंडिका, ब्रूड या फिर बीज पत्रोपरिक। तो देखिए यहाँ पर कौन सा भाग अंकुरण करता है आपका, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बीजपत्र। बीजपत्र में से ही आपके अंकुरण होकर निकलती हैं, जिससे कि आगे का प्रोसेस इंक्रीज होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती, यमुना, गोमती या फिर सोन नदी। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, गंगा नदी की कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंद्रावती, क्योंकि जो इंद्रावती है वो आपकी गोदावरी नदी की आपकी सहायक नदी है, ना कि आपकी गंगा की। इसमें से देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपकी गंगा नदी के बारे में समझ लीजिए। गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है आपका, जिसमें से आपका उत्तराखंड से एंट्री करते हुए यूपी में जाती है। यूपी के बाद आपकी बिहार में एंट्री करती है, बिहार के बाद आपकी झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। अर्थात ये 5 राज्यों से होकर आपकी रिवर गुजरती है गंगा नदी। तो इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं होगी? इसकी सहायक नदी नहीं होगी आपकी इंद्रावती, जो कि आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस संगठन के 2019 में अपनी स्थापना का 50वां वर्ष पूरा किया था? DRDO, HAL, इसरो या फिर BACRC। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया किस संगठन के 2019 में आपके 50वां अपना स्थापना दिवस पूर्ण किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 इसरो। अब बात कर लेते हैं इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो इसरो की जो स्थापना थी या फॉर्मेशन था वो किया गया था आपका 1969 में। इसलिए आपके इसके फॉर्मेशन को आपके 50 साल पूरे होते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, रॉलेट एक्ट 1919। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि गांधी जी के द्वारा कौन से अधिनियम के खिलाफ आपके लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ उन्होंने ये विचार अपना प्रस्तुत किया था। क्योंकि आपका देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में, तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है आपका 1869 में। तो जबकि जितने भी आपके एक्ट हैं जैसे 1773, 1878, 1858, तो ये तो अपना कर ही नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन ऑटोमेटिकली 4 सही आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट 1999। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या था, तो इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए थे कि आपके किसी भी व्यक्ति को संशय के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में कहा था ब्लैक कानून। क्या कहा था इसके बारे में? इसे ब्लैक कानून की संज्ञा दी गई थी, ब्लैक लॉ की संज्ञा दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये आपका बिना दलील बिना वकील का कानून था, इसलिए इसका विरोध करने का फैसला किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आपके आंदोलन स्टार्ट किए गए थे? तो देख लीजिए, आपका एक आंदोलन किया गया था 1920 में, जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, NCM कहते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दूसरा आपका 1930 में किया गया था, जिसे हम क्या कहेंगे, असहयोग आंदोलन के बाद में आपका किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिन्हें हम सविनय से मना करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, CDM स्टार्ट किया था। सबसे लास्ट में किया था आपका 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया आंदोलन। तो इनके ये भी आपको लर्न करने हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी? तो देखिए यहाँ पे आपका पूछा गया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी मध्य प्रदेश के में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ पे की जानी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, मंडला जिला। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है आपकी, और वहाँ के जो सीएम है वो कौन है? तो वहाँ के सीएम है आपके मोहन सिंह यादव। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, क्योंकि मोहन सिंह यादव को लास्ट ईयर ही बनाया गया है 2024 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच चल रहा है? काला पानी क्षेत्र, सैनकुक, सीनो या फिर कुरेल? तो देखिए यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्षेत्रीय विवाद है जो आपका भारत और नेपाल के मध्य चल रहा है? सही आंसर होगा आपका काला पानी का विवाद। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर आपका होगा। वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कोचीन, अहमदाबाद या फिर हैदराबाद? तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कौन सा स्थित है आपका क्या है? देखिए वन्यजीव संरक्षण के लिए क्या है आपका, वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक यानी जेनेटिक बैंक कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका जो उद्देश्य वो क्या है, उनको संरक्षण प्रदान करना है। ये स्थित है आपके ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद आपकी राजधानी है तेलंगाना की। किसकी राजधानी है आपकी? तेलंगाना की राजधानी है आपकी। और तेलंगाना राज्य का जो निर्माण हुआ है वो 2014 में इसका निर्माण हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। डीएनएस कंप्यूटर शब्द की फुल फॉर्म क्या होगी? डायनामिक नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, डिवाइडेड नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेम सिस्टम? तो देखिए आपका कंप्यूटर डीएनएस एक शब्दावली है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 डोमेन नेम सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो अपने वस्तु से बड़ा आपके आकार और आभासी को क्रिएट कर सकता है या बना सकता है। तो सही आंसर देख लीजिए, वस्तु से बड़ा और आपका आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न करता है आपका ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं आपके, क्योंकि देखिए प्रतिबंध क्या बन रहा है आपका, बड़ा बन रहा है। तो जितने भी आपके डेंटिस्ट होते हैं आपके वो भी इसका प्रयोग करते हैं, जितने भी आपके बार्बर होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं, और जितने भी आपके जिसको भी बड़ी चीज़ें देखनी है वो इसी का प्रयोग करते हैं। सही आंसर होना है आपका ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण। रैम किस प्रकार की स्टोरेज है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर ऑफलाइन? तो यहाँ पर पूछा गया है कि रैम आपकी किस प्रकार की है। तो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्राथमिक स्टोरेज है। क्या है आपकी? प्राथमिक स्टोरेज है आपकी रैम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगी आपकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। इस तरह से आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो बच्चे पैट 2025 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं, और उनको कंप्लीट 50 नंबर की जीएस का रिवीजन करना है, तो ऑलरेडी चैनल पर हमारी सीरीज चल रही है जिसके 3 सेट ऑलरेडी उपलब्ध हैं। आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप भी हमें सजेशन दे सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन प्राप्त होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।